Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज हम करने वाले अपने सोशल का पहला चैप्टर, जो कि है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको देख के दिमाग थोड़ा सा ऐसा खुल जाता है कि भैया तो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, इसको कैसे करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक नॉन स्टॉप देखना, क्योंकि मैं तुमको यहां पर देखो, जब मैं तुमको फिजिक्स को कहानी के फॉर्म में सुना के बता सकता हूं, जब मैं तुमको वो ऐसी मस्ती मजाक की भाषा में सुना के बता सकता हूं, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ये तो सोशल है। तो इस चैप्टर में पूरा कहानी के फॉर्म में तुमको बता के सुनाऊंगा, ठीक है। बट इसमें तुमको क्या करना है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूं तुमको क्या क्या करना है। हेडफोन्स लगा के या फिर नॉर्मली जैसा तुम्हें साउंड अच्छा लगे, क्योंकि माइक अच्छा है तो थोड़ी आवाज भी तुमको अच्छी आएगी, तो फील अच्छी आएगी क्वालिटी की वीडियो की। फिर तुमको क्या करना है, तुम जब इस वीडियो को देखोगे तो तुमको स्लाइड्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं उनका पॉइंट्स का तुमको जिस्ट या उनका ब्रीफ समझा दूंगा। उन पॉइंट्स को तुमको पॉज करके रीड करना है, ताकि देन एंड देयर तुम्हारी एनसीईआरटी प्रिपरेशन भी हो जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर होने वाला है ये, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर तो नहीं बोलूंगा, बट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, ठीक है। तो वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। पहले तो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहां पर ऐसी मस्ती मजाक के साथ में हम क्लास 9 की सारी चीजें करते हैं। क्योंकि फिजिक्स भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जब हम इतनी मस्ती मजाक के साथ कर सकते हैं, ऐसे दोस्ती वाली भावना के साथ कर सकते हैं, तो सोशल तो क्या ही चीज है, ठीक है। तो तुमको हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे parle.in के ऊपर। तुम इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते तो parle.in को फॉलो करो, और मुझे भी फॉलो कर सकते हो @कौन-प्रणय पे। तो यहां पर तुमको मैं कुछ ऐसी थोड़ा फन और बिहाइंड द सीन्स वगैरह डालता रहता हूं, ठीक है। बेस्ट मटेरियल तो तुमको बताइए कहां जाना है, www.parle.in। और तुमको साथ में हर चैप्टर की एक क्विज देखने को मिलती है, जिसकी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये क्विज भी तुम दे सकते हो, यहां पर तुम अपने ऑप्शंस भी ट्रैक कर सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी क्लास में एनरोल नहीं किया है, तुम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेक श्योर कि कल यानी कि 12 जून को 5 बजे मेरी एक क्लास होने वाली है। तो यहां पर जो क्लास है टोटली फ्री होगी, और ये लाइव क्लास होगी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, मोशन जो चैप्टर हमने पढ़ा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनका फटाफट कुछ हल्का सा रिवीजन लेंगे, और इनके कुछ क्वेश्चन वगैरह हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ 1 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, लाइव रहेगी। और जब तुम सोचो कि रिकॉर्डेड सेशन को इतना मस्ती मजाक के फॉर्म में रखते हैं, तो लाइव सेशन में कितना मजा आएगा, ठीक है। तो तुम उसमें चैट वगैरह भी कर सकते हो, टोटली फ्री है। तुमको बस नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है, और तुमको अभी से एनरोल करना है। नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, और अगर तुमसे कोड पूछे तो तुमको कोड डाल देना है PC001। PC001 एक कोड तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो तो कोड तुमको वहां पे डाल देना, तुम फ्री में एनरोल कर सकते हो और इस क्लास में आ सकते हो। कल होने वाली शाम को 5 बजे, फिर परसों यानी कि 13 जून को 5 बजे हम मैथ्स की क्लास लेने वाले। तो मैथ्स कैसे करते हैं, हम मैथ्स में ऐसा करते हैं कि यार एक थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी ले लेंगे, 2-1 घंटे की, पर उसमें कोशिश करेंगे कि कैसे ज्यादातर जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको क्लब कर पाए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेशन में हम सिर्फ एक आधा ही चैप्टर करा पा रहे हैं, नहीं, इसमें 2 चैप्टर्स करवा रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला और पॉलिनोमियल्स। तो ये दोनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो ये हम कर रहे होंगे 13 जून को 5 बजे, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। अब डिस्कस करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हाँ, दोनों क्लासेस में एनरोल करने का जो कोड है वो PC001 ही है, तो दोनों में तुम एनरोल कर सकते हो। डेफिनेटली क्लास में आना जरूर, क्योंकि वो टोटली फ्री होने वाली है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखो क्या है, तुमको बेसिक जिस दे देता हूं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखना है तुमको पहले बताता हूं, फटाफट तुमको थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूं। क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर फ्रेंच में थी मोनार्की। अब मोनार्की मतलब राजा का रूल, राजा महाराजाओं का रूल, और वहां से डेमोक्रेसी कैसे आई। तो बीच में जो जो भी स्टेप थे, थोड़े ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो भी कहानी में हुए, वो सारा कहानी का जो सार है वो मैं तुमको बताऊंगा। मैं थोड़ा माइक अपने पास में ले लेता हूं, ताकि तुमको ऐसी आरजे वाली फील आए कि चलो हम कोई रेडियो वगैरह सुन रहे हैं, ठीक है। चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है इसके अंदर, देखो ये क्या है। अरे भैया ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको मॉडर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आया कहां से पता चले, ठीक है। ये जो मॉडर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें अभी हम जी रहे हैं, जो हम डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये जब आइडियाज आए कहां से, जो मॉडर्न आइडिया था ये आया कहां से, तो ये हम पढ़ेंगे। मतलब मोनार्की से लेके पूरी लैडर चढ़ चढ़ के जो हमने बहुत सारे स्टेप्स पार कर करके एक डेमोक्रेसी का बढ़िया आइडिया बनाया, वो कैसे आया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लीडर्स को वहीं से इंस्पिरेशन मिली, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस चैप्टर का सार। क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अरे चलो बैक इन टाइम चलते हैं, थोड़ी कहानी के फॉर्म में बातें करते हैं। क्या हुआ 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ हम बातें डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या हुआ, अरे 17, ये जो डेट्स है ना तुमको याद रखनी बाय द वे, ठीक है। ये मैं कहानी के फॉर्म में बता दूं, तुम याद नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम पॉज करके डेट सारी याद करते रहना, ठीक है। चलो 1774 के अंदर लुई 16, ठीक है, जो अब राजा कौन बना, तो 1774 के अंदर लुई 16 बर्बन फैमिली के, तो बर्बन फैमिली वहां पर राज कर रही थी, उसमें जो लुई 16 है, ठीक है, वो जो है उनको थ्रोन मिल गया, गद्दी पे बिठा दिया गया। फिर
जैसी वो मतलब लुई 16 जैसी 20 साल के वो, उनकी शादी भी हो गई मैरी एंटोइनेट से, ठीक है, मैरी एंटोइनेट या जो भी, इसमें चैप्टर में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस ऐसे हैं जो कि तुमको कोई और बोलेगा तो कुछ और सुने देंगे, मैं बोलूंगा तो कुछ और सुने देंगे, क्योंकि ये फ्रेंच है, इंग्लिश तो है नहीं जो हमको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता हो, ठीक है। तो ये चीज तुमको पहले क्लियर कर देता हूं कि तुमको प्रोनाउंसिएशन ऐसे याद करना जिससे तुम स्पेलिंग लिख पाओ, ठीक है। मैं पता है कैसे याद करता था, भले इसको एंटोइनेट बोलते हैं, पर मैं कैसे याद करता था, एंटोइनेटे, ठीक है। ये मैं बचपन में ऐसे याद करता था, मतलब जब मैं क्लास में था तो मैं ऐसे याद करता था कि मुझे किसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सुनाना, कोई मुझसे पूछना थोड़ी यार, मुझे एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में जो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग मुझे याद रहेगी वो मैं याद करूंगा, तो एंटोइनेटे, ठीक है। अगर हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट एंटोइनेटे अगर मैं याद रखता हूं तो मुझे पता है ANTOI एंटोइनेटे NETTE, ये याद कर सकता हूं, तो वैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो 20 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी गई, और अब क्या हुआ, अब ये जो है राजगद्दी पे बैठे, पर इनके साथ एक चोट हो गई। चोट क्या हो गई, अरे इनको तो दिखा कि खजाना ही खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी, वहां पे देखा कि भाई पैसे ही नहीं हमारे पास में, तो ठीक है। तो क्या हुआ, क्यों ये जो तिजोरी थी, ये जो ट्रेजर था इनका, ये खाली क्यों हो गया था, क्योंकि बहुत लंबे सालों से यहां पर वॉर चल रहा था, तो वॉर में बहुत पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। और ये वर्सेल्स, अब जो वर्सेल्स जिस जगह में रहते हैं ये, तो यहाँ का जो पैलेस है ये बहुत ही ज्यादा हाईफाई, मतलब इनके जो ठाट बाट थे बहुत खतरनाक थे, बिल्कुल राजा महाराजा भी बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम लेवल के ठाट बाट थे, तो उसको ठाट बाट को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगता था, तो ये जो पैलेस इतना बड़ा बना के रखा था उसके मेंटेनेंस में भी इतना पैसा जाता था कि इनकी ट्रेजरी खाली हो गई, ठीक है। फिर लुई 16 के अंदर क्या हुआ, लुई 16 जब राजा बने तो उनके अंडर में क्या हुआ कि भाई फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया ब्रिटिश। अब देखो ब्रिटिश जो था वो फ्रांस का भी कॉमन एनिमी था, फ्रांस का भी एनिमी था और अमेरिकन का भी एनिमी था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो फ्रांस ने अमेरिका के साथ में अपनी दोस्ती करके फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की अपनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में, किससे, ब्रिटेन से, ठीक है। अब ये वॉर जो अभी जो इन्होंने वॉर तो करा दिए, ठीक है, चलो जाओ लड़ लो। अब लड़ने से क्या हुआ कि भाई मोर देन $1 बिलियन लिवरेज, अब इसको तुम लिवर्स भी बोलते हो, बहुत सारे लिवरेज भी बोलते हो, हम लिवरेज बोलेंगे, ठीक है। तो बिलियन लिवरेज टू डेट, लिवरेज क्या होता है, लिवरेज एक करेंसी, जैसे रुपीज है ना वैसे लिवरेज, ठीक है। तो बहुत मतलब अरबों लिवरेज का जो है नुकसान हो गया, डेट में चले गए, डेट मतलब लोन में चले गए, ठीक है। चलो, टू कवर ऑल द लॉसेस, अब ये जितने भी लॉस हुए इन सबको कवर करने के लिए सरकार पैसा कहां से लाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम जनता का जो टैक्स था वो बढ़ा दिया। तो अब आम जनता का टैक्स बढ़ गया, अब क्या हुआ, अरे लोगों के बीच में ऐसा हो जाएगा ना, कह रहे हैं तो टैक्स ही बढ़ा दे, मतलब तुम लड़ाई करवाओ, ठीक है, तुम वॉर करवाओ, तुम्हारा पैलेस बहुत बड़ा और टैक्स भरे हम, ठीक है, हम क्या पागल बैठे हैं क्या। तो ये ऐसी ऐसी बातें होने लग गई जीवन में। तो क्या हुआ, बेसिकली जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड रही है, ठीक है, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहला एस्टेट को बोलते हैं क्लर्जी, दूसरा है नोबिलिटी, और तीसरे में बाकी सारे लोग आते हैं। तो क्लर्जी मतलब देखो जैसे इंडिया में भी ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरीके से बट हल्का हल्का तुम रिलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, क्लर्जी में क्या होता था, चर्च के जो लोग आते थे, वो चर्च के जो बिल्कुल हाई क्लास लोग जो प्रीस्ट वगैरह होते थे चर्च के, ठीक है, वो क्लर्जी में आते थे। फिर नोबिलिटी में राजघराने के लोग, ठीक है, जितने भी राजघराने के रॉयल फैमिली मिनिस्टर्स वगैरह वो सब आते थे। और थर्ड एस्टेट में बाकी सारे लोग आते थे। बाकी सारे कौन कौन से, बिग बिजनेसमैन जो हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, पेजेंट्स, लेबर, सर्वेंट्स, ठीक है, आर्टिसन, सब लोग, ये सब थर्ड एस्टेट में आते थे। तो पहले में कौन आए, अरे क्लर्जी मतलब वो प्रीस्ट, ठीक है। दूसरे में राजघराने के लोग, नोबिलिटी, नाम भी नोबिलिटी, नोबिलिटी, क्लर्जी सी, चर्च सी ऐसे याद कर लो। और थर्ड, अब दिक्कत क्या हुई कि जो पहले की तो 2 एस्टेट, अब सबसे ज्यादा फ्लरिश तो यही दिख रहे हैं हमको, भैया राजघराने के लोग तो सबसे ज्यादा फ्लरिश होंगे, सबसे ज्यादा पैसा भी इनके पास होगा, फिर भी सिर्फ थर्ड एस्टेट को टैक्स भरना पड़ता था। इन दोनों एस्टेट्स को टैक्स देना ही नहीं होता था, ना चर्च वालों से कोई टैक्स मांगता था, ना रॉयल मिनिस्टर इनसे कोई टैक्स मांगता था। जितना भी टैक्स हो सारी की सारी बेचारी आम जनता को भरना पड़ता था। ओनली थर्ड एस्टेट हैव टू पे द टैक्सेस, ठीक है, ओके। तो ये अब देखो, ये एक चीज बता रहा हूं तुमको बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके। ओल्ड रेजिम जब भी तुमको एनसीईआरटी में रेफर किया जाएगा वो पीरियड है जो कि 1789 के पहले का है, ठीक है। ओल्ड रेजिम इज यूजुअली, मतलब ये रीड तुम खुद करना, ठीक है। मैं रीड, देखो प्रॉब्लम है ना कि मैं रीड करके तो बता सकता हूं, बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमको खाने के फॉर्म में बता रहा हूं, रीड करने का काम तुम्हारा, ठीक है। अरे 1789 में, हाँ 1789 के पहले जो पीरियड था उसको हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये फ्रांस का जो पूरा लैंड था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो देखो पेजेंट्स जो थे वो 90% पॉपुलेशन थे, मतलब पेजेंट्स की पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन पेजेंट्स ही कंप्राइज करते थे, बच्चे हुए 10% थे बाकी के लोग मतलब फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और बाकी के जो रिच लोग थे वो सब, ठीक है। तो मतलब सोचो तुम 90% तो बेचारे पेजेंट्स ही है, पर 60% जो लैंड था वो नोबल्स और चर्च ने और बाकी सारे रिच मेंबर्स ने होल्ड करके रखा था। मतलब 90% जनता के लिए सिर्फ बचा हुआ 40% लैंड था, और जो 10% जनता है उसने कंट्री की 60% लैंड पे कब्जा कर रखा है। समझ रहे हो बात को,
ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एस्टेट ये जो थे, इनके पास में कुछ प्रिविलेजेस बर्थ थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थे हमारे चर्च वाले और नोबिलिटी वाले, अब भाई राजघराने के लोग हैं, ठीक है, तो जन्म से बोलते ना सोने की चम्मच चांदी की चम्मच लेके पैदा हो, तो इनके पास में बहुत सारे बेनिफिट्स बाय बर्थ थे। कौन कौन से? कि भाई इनको टैक्स ही नहीं देना होता था, कोई टैक्स नहीं देना, कमाओ जितना कमाना, ठीक है। और दूसरे इनके पास में बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस भी होते थे। फ्यूडल मतलब, फ्यूडल का एक बेसिक मतलब ये होता है कि मतलब बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है। ये बहुत ही लेम सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। तो ये तुमको फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या क्या थे, तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। नीचे कमेंट में ढेर सारे जितने भी तुमको 4-5 पॉइंट मिलते हैं सब कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो, अब टैक्स के 3 टाइप्स होते थे। जैसे अभी अगर जैसे टैक्स एक टाइप का तो नहीं, जैसे हमारा जीएसटी वैट टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर जो भी अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो यहां पर 3 टाइप के टैक्सेस थे। अब इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो तुम देखो, ये जो टीथ है इसको टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका गूगल पे प्रोनाउंसिएशन टेज करके, बट तुम टीथे बोल सकते हो उसको, ठीक है। तुमको भाई लिखने में आना चाहिए, किसी के कहने में मत आओ कि भाई ये क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, नहीं, तुमको एग्जाम में नंबर चाहिए ना, तुमको लिखते आना चाहिए, तो बस तुम वैसे प्रोनाउंसिएशन याद करो जैसे तुमको स्पेलिंग याद रह पाएगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस 3 टाइप के होते थे। तो जो टीथे होता था, जो टेज होता था, उसके अंदर क्या होता था, ये जो टैक्स है ये चर्च को देना होता था, ठीक है। मतलब जो आम जनता है वो थर्ड एस्टेट वाले लोग चर्च को ये टैक्स देंगे। क्या टैक्स रहेगा वो होगा 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। जो एग्रीकल्चर मैंने मान लो मेरी जो पूरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, मान लो साल भर में जो भी मैंने उपज की है, जो भी मेरा उगा है अनाज जो उगा है, उसका 1/10 चर्च को मुझे देना होगा, ठीक है। पहला टैक्स ये। फिर दूसरा होता है टेल। टेल जो टैक्स है वो स्टेट को देना होता था। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, जो राजा, जो मिनिस्टर्स है, जो रॉयल मिनिस्टर्स है, उनको देना होता था, ठीक है। जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चला रहे हैं उनको देना होता था। तो भाई हम लोग मतलब राजघराने को तो टैक्स दें, ठीक है, गवर्नमेंट को तो टैक्स दें, उसके साथ में चर्च को भी टैक्स दें, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का भी टैक्स दें, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, जो कि आर्टिक मतलब जो जैसे नॉर्मल, जैसे सॉल्ट, टोबैको, ऐसे जो नॉर्मल डे टू डे यूजेज के आइटम्स हैं उन पर भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं। अब क्या हुआ कि पूरा जो देश है उसमें रह सब रहे हैं, पर उसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी जो टैक्स वाली देने की थी, वो तो सारी बेचारे थर्ड एस्टेट पे आ गए। अब थर्ड एस्टेट कौन सा ऐसा बहुत करोड़पति है, वो भी बेचारे नॉर्मल लोग ही, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं वहां पे भी, ठीक है। तो वो कैसे टैक्स भरेंगे? और भाई स्टेट तो भाई बढ़िया अपने महलों में राज कर रहे हैं, महल का उनको मेंटेनेंस करना है, उसके लिए टैक्स लेते जा रहे हैं। चर्च को भी अपना मेंटेनेंस करना, तो चर्च भी टैक्स लेते जा रहा है। तो बेचारे थर्ड एस्टेट वाले तो पागल ही हो गए, ठीक है। तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब क्या हुआ कि भाई थर्ड एस्टेट में ना स्ट्रगल होने लग गया, भाई लोग है ना जी नहीं पा रहे थे ढंग से। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या क्या हुई फ्रांस के अंदर कि 1715 में पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, ठीक है, और 1789 में पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई, मतलब 5 मिलियन बढ़ गई। 5 मिलियन मतलब छोटा मोटा नहीं होता, 50 लाख होता है, ठीक है। तो हालांकि अभी के मुकाबले बहुत कम लग रहा है, बट उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो 1789 में पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई तो इतना जो प्रोडक्शन था वो उसको ध्यान नहीं रख पाया, मतलब प्रोडक्शन इतना प्रोडक्शन था नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो जब सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, तो हमने बचपन से क्या पढ़ा, कह रहे सप्लाई कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो जो चीजों की प्राइसेस है वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। चीजों की प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है। और उल्टा ये हुआ कि मान लो कि कभी ड्रॉट हो जाता था या फिर हेल हो जाता था, मतलब ड्रॉट या फिर मतलब ऐसा सूखा पड़ जाता था, तब तो और दिक्कत, तब तो भाई हार्वेस्टिंग ही नहीं होती थी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि फूड ग्रेन्स की जो प्राइस है वो और बढ़ जाती थी। अब इससे क्या हुआ, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस किसको बोलते हैं? एन एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पर बेसिक जो लाइवलीहुड की चीज है, मतलब जैसे भाई रोटी कपड़ा मकान, जब ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर यही एंडेंजर हो जाए, अगर यही ऐसी हो जाए कि यार मतलब मिल ही नहीं पा रही लोगों को खाने के लिए जगह, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। मैं थोड़ा सा ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेट करके इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुमको थोड़ी सी कहानी वाली फील आए। तो अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंचे हो तो ये जो भी टाइम स्टैम्प तुमको वीडियो में दिख रहा है ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखते हैं तुम में से कितने लोग इस पॉइंट तक देख रहे हो और ये वाले कमेंट को पिन करोगे, ठीक है, मतलब ये वाले कमेंट को करोगे। अब आता है रिवोल्यूशनरीज क्या है, देखो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये सारे भाई थर्ड एस्टेट वाला डेफिनेटली प्रताड़ित हो ही रहे थे लोग बेचारे, सब टैक्स दे जा रहे हैं और फिर उसके बाद में उनके पास में कोई खास प्रिविलेजेस है भी नहीं। तो क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पहले भी अपने हक के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई की थी, बट वो ढंग से नहीं हो पाई, ऐसी प्रॉपर लड़ाई नहीं हो पाई, बट हाँ लोगों ने आवाजें उठाई थी, लोगों ने लड़ाई की थी। तो ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को, मतलब ऐसे लोगों को हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज हुई, ठीक है। बहुत सारे पेजेंट्स ने, वर्कर्स ने पहले भी रिवॉल्ट किया ये टैक्स और फूड स्कैर्सिटी को लेके, ठीक है। बट उनके पास में क्या था, उनके पास में ज्यादा प्रोग्राम्स वगैरह नहीं थे, ज्यादा उनके पास में ऐसे स्केल प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण उनके जो ये रिवॉल्ट है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए, ठीक है। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं यार, मैं तुमको बोलूंगा बहुत सारी चीजें, बट स्लाइड्स तुमको खुद रीड करना है। एक बार पॉज करके प्लीज स्लाइड्स रीड कर लेना, वरना अगर मैं स्लाइड्स पढ़ाऊंगा तो मेरा ये कनेक्ट चले जाएगा कहानी वाला, ठीक है। अब देखो इस बीच क्या हो कि जो मिडिल क्लास के लोग थे,
ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये पहले रिवॉल्यूशनरीज थे। अब मिडिल क्लास के लोग भी इमर्ज करने लग गए। ठीक है, मिडिल क्लास के भी लोग हैं ना, वहीं कहीं नहीं, मिडिल क्लास के लोग भी ग्रो होने लग गए। कैसे भाई, थर्ड एस्टेट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस थे। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जी, मतलब चर्च वाले, सेकंड एस्टेट है हमारे नोबिलिटी, और बाकी जो लोग हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोफेशन, कम कमाने वाले और ज्यादा कमाने वाले लोग भी होंगे, बिजनेसमैन भी उसी में होंगे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोफेशन है, जैसे लॉयर हो गए, मैन्युफैक्चरर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब थर्ड एस्टेट में थे। ठीक है, तो ये जो लोग थे ये सब एजुकेटेड थे, इन लोगों के पास में दिमाग था, और जहां एजुकेशन होता है वहां अवेयरनेस होती है। तो इन लोगों को ये बात पता थी कि यार ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बाय बर्थ तुमको कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे हो और बाकी सारे लोग सिर्फ जस्ट बिकॉज कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पैदा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास में सारे प्रिविलेजेस होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और अर्न देयर वेल्थ थ्रू। अब देखो क्या हुआ कि उस समय पे ओवरसीज ट्रेड भी होते थे, ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्रीज में, तो दूसरी कंट्रीज में जो ट्रेड होती थी उसके पास में, इनके पास में बहुत पैसा आता था। मतलब जो मिडिल क्लास वाले थर्ड एस्टेट के लोग हैं ना, ये भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल गरीब ही थे, इसमें बहुत सारे लोग थे जो अच्छे फ्लरिश्ड लोग थे। ठीक है, अब देखो, पर फिर भी इनके पास में ज्यादा राइट्स वगैरह थे नहीं, ज्यादा इनके पास में कुछ ऐसे प्रिविलेजेस थे नहीं। तो क्या हुआ कि फिलोसोफर्स होते, द रोल ऑफ फिलोसोफर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि देखो, अरे मैं अगर मान लो अभी जैसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है कि भाई मैं मान लो मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है तो मैं तुमको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं वो खरीदने के लिए। तो वैसे ही उस समय में फिलोसोफर्स क्या करते थे, फिलोसोफर्स कुछ आइडियोलॉजी लाते थे, वो लोगों को बताते थे और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने आइडिया दिया कि भाई ये जो चल रहा है ना ये गलत है, इसको रोको, इसीलिए तो लोगों ने रोका। ठीक है, इसलिए तो आइडिया मिला लोगों को कि अच्छा ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, वहीं से तो आइडियाज मिले। ठीक है, तो फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो, दिस इज रूसो, ठीक है, पुट फॉरवर्ड द थॉट्स लाइक दीज आइडियाज, फॉरवर्ड द थॉट्स लाइक दीज आइडियाज एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। मतलब इन दोनों का कहना यह था कि यार सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए सब में लॉज इक्वल है, सबके लिए लॉज जो है वो इक्वल है और सारी अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल है। ठीक है, अब एक कुछ किताबों की बात बारे में डिस्कस करें, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी किताब किसकी थी। तो 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट जो कि लॉक ने लिखी थी, उनका मतलब था वो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। ठीक है, दिस सॉर्ट टू रिफ्यूट मतलब रिफ्यूज, या फिर रिफ्यूट का मतलब ये कि ये इसको मान्य नहीं कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब ऐसा, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एक ऐसी आइडियोलॉजी है, इसके थ्रू ये माना जाता है कि जो मोनार्क है, जो राजा है, उसके पास में सीधे भगवान से आ रही है पावर, सीधे गॉड जो है, और मतलब डायरेक्ट उनके पास में गॉड से पावर्स आ रही हैं रूल करने की, तो उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। तो ये चीज जो है लॉक ने बोला कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता यार, मतलब ये तो तुम मतलब राजा बन जाओगे तो तुम ऐसा बोल दोगे कि भगवान हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और हम हमारे हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ही रिफ्यूटेड इट। और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, एब्सोल्यूट राइट मतलब कि बस जो मोनार्क ने बोल दिया पत्थर की लकीर, एब्सोल्यूट राइट मतलब सारे हक उसके पास में। तो इस चीज को उन्होंने मना किया, लॉक ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर रूसो ने क्या आइडिया डाला कि यार लोगों, गवर्नमेंट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, मतलब कि जो लोग हैं वो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हम लोग हैं और हमको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है वो, तो लोगों के, आम जनता और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये बात डिसाइडेड होनी चाहिए कि कौन क्या रोल्स प्ले करने वाला है। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, जो भी तुम बोलना चाहो, तो मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक है जो कि स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का आइडिया दिया, जो अभी हम फॉलो करते हैं ना, उसका आइडिया उन्होंने अपनी बुक में दिया था। ठीक है, अब देखो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ कि फ्रांस के जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि यार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तो इक्वल लॉज है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इन लोगों को वहां से एग्जाम्पल मिला, वहां से आइडिया मिला। ठीक है, अब ये जो आइडियाज इन फिलोसोफर्स ने दिए, जो मैंने 2-3 फिलोसोफर्स की बात की, इन आइडियाज के बारे में लोगों के बीच में बात होने लग गई। कहां, जैसे मान लो कॉफी हाउसेस में हो गई या फिर सैलॉन्स में हो गई। जैसे अभी हम कटिंग कराने जाते तो ऐसे कुछ बात करते नहीं, ऐसे कटिंग कर रहे हैं और पीछे कुछ बातें चल रही हैं, तो वैसे उस टाइम में बात होने लग गई। ठीक है, आइडियाज शेयर करने लग गए लोग। ठीक है, और उसके बाद में सोने पे सुहागा क्या हुआ कि एक है ना न्यूज बाहर लीक हो गई कि लुई 16 जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लुई 16 ने जो और एक्सपेंसेस थे, अब एक्सपेंस खर्चे तो चलते ही जा रहे थे, तो उन एक्सपेंसेस को और मतलब कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए उन्होंने टैक्सेस और बढ़ाने वाले हैं वो। ठीक है, लुई 16 प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये तो भाई और दिक्कत हो गई कि तुम तो और टैक्स मांगते जाओ। तो अब ये सारी चीजें हो रही थी, तो इसके कारण क्या हुआ, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब कि रिवॉल्यूशन जो है अब जो पीक पे पहुंचने वाला है, अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो क्या हुआ कि 5 मई को अभी उन्होंने बोला कि भैया नए टैक्सेस के बारे में बात हुई ना, यहाँ पे ये न्यूज लीक हो गई कि और फर्दर टैक्स इंपोज करने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, लुई 16 ने
5 में, ये डेट याद रखना, 4th में को मेरा बर्थडे आता, मेरे बर्थडे के एक दिन बाद 5th में 1789, देखो 1789 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? अरे क्योंकि इसके पहले के पीरियड को हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं, अभी देखा था ना हमने, ठीक है। चलो, तो लुई 16 ने क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की। अब एस्टेट जनरल क्या है? एस्टेट जनरल एक काउंसिल है, एक पॉलिटिकल बॉडी है, जिसके अंदर तीनों एस्टेट्स के कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि राजा ने बोल दिया कि चलो जाओ टैक्स ले लो, नहीं, उन्होंने क्या किया कि एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की, ठीक है। ये जो एस्टेट जनरल है, इनकी मीटिंग बुलाई जिसके अंदर तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। तो वो उनसे वोट लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब देखो ये जो सीन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कैसा पिक्चराइज भी क्या हुआ, ये सीन एग्जैक्टली ऐसा था, ठीक है। हालांकि ओरिजिनल फोटो नहीं, एक पेंटिंग है, बट ये समझो ऐसा था। तो क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो भाई हमेशा से हमको पता ही कि इनके प्रिविलेजेस थी, तो इनके ना 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच एस्टेट के थे, मतलब 300 फर्स्ट एस्टेट के और 300 सेकंड एस्टेट के, ठीक है। और वो कहां बैठे हुए थे? वो बिल्कुल फ्रंट में, ये देखो ये जो बैठे ना साइड्स में, वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, ये फ्रंट में बैठे थे, ठीक है, यहां पर। और जो 600 लोग थर्ड एस्टेट के थे, मतलब भाई 600 लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के हो गए, तो थर्ड एस्टेट के भी 600 लोग रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट के 300, सेकंड एस्टेट के 300 और थर्ड एस्टेट के 600, क्योंकि थर्ड एस्टेट में लोग भी बहुत ज्यादा हैं, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, 90% पॉपुलेशन तो उनकी है, ठीक है। तो 600 मेंबर जो थे वो थर्ड एस्टेट के थे, तो इनको बेचारों को बाहर पीछे खड़ा होना पड़ा था, ये खड़े यहां पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब थर्ड एस्टेट के अंदर भी कौन रिप्रेजेंट करने आए थे? ये जो 600 लोग थे, ये कौन से थे भाई? पॉपुलेशन तो बहुत सारी थी, तो 600 में कौन से लोग होंगे? तो 600 वो लोग थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग थे जो कि थर्ड एस्टेट में भी प्रॉस्परस और एजुकेटेड थे, जैसे अभी हमने लॉयर वगैरह डिस्कस किए, तो जो भी बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े लॉयर्स थे, वो लोग थे उन 600 में, ठीक है। पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन। अब देखो जो छोटे लोग थे, पेजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, और इनफैक्ट विमेन को भी एंट्री नहीं थी, ठीक है। असेंबली के अंदर विमेन को भी एंट्री नहीं थी, तो इनकी जो डिमांड्स है ये सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बताई, ठीक है। तो विमेन को भी एंट्री नहीं दी गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब क्या हुआ, अब वोटिंग की बात आई, ठीक है। तो अब देखो कहानी की तरफ सुनो, अब वोटिंग की बात आई, तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत ही चित्र थे, इन्होंने क्या किया कि एक एस्टेट को एक वोट दे दिया, मतलब फर्स्ट एस्टेट के लिए एक वोट, सेकंड एस्टेट के लिए एक वोट और थर्ड एस्टेट के लिए एक वोट, मतलब पूरा का पूरा एस्टेट एक वोट करेगा सिर्फ। तो भाई ये तो भाई नाइंसाफी हो गई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना है, तो वो तो दोनों एक एक वोट कर देंगे, और बेचारे जो इतने सारे लोग हैं उनको सिर्फ एक वोट मिल रहा है, तो वो तो डिनाई ही करेंगे ना इस डिसीजन को। बट एनीवे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है उनको तो टैक्स भरना नहीं, वो तो एक एक वोट देके निकल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही चोट हो जाती है। तो इसलिए जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, एक मेंबर को एक वोट दो, ठीक है, मतलब पर मेंबर 1 वोट। तो भाई देखो 300 लोग फर्स्ट एस्टेट के, 300 सेकंड एस्टेट के और 600 थर्ड एस्टेट के, तो कितने हो गए ये? कुछ करीब करीब 1200 लोग हो गए। तो इनका एक एक इंडिविजुअल वोट हो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब ये आइडिया कहां से आया? ये जो रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहां से ये आइडिया आया, ठीक है। तो अब किंग ने जो ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक एस्टेट को एक वोट मिलेगा बस। तो भाई ये जो लोग थे थर्ड एस्टेट वाले, ये यहां से हो गए, ठीक है, इनके अंदर हो गई थोड़ी सी चिंगारी जाग गई, तो ये निकल गए वहां से बाहर, ठीक है। अब ये बाहर निकले, अब यहां से इनका रेवोल्यूशन चालू हुआ, ये बाहर निकले, ठीक है, ये बाहर निकले और इन्होंने अपने आप को फ्रेंच नेशन के लिए एक स्पोक्समैन मान लिया, एक रिस्पॉन्सिबल मान लिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। तो 20 जून से ये चीज स्टार्ट हुई। 20 जून को क्या हुआ, 20 जून को थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट, मतलब एक वर्सेल्स का जो ग्राउंड है उसमें एक इंडोर टेनिस कोर्ट है, वहां पर वो सब इकट्ठे हो गए। और वो तब तक इकट्ठे, उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया कि हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक हमारे यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट की जाए जिसमें कि राजा की पावर को कम किया जाए। ये राजा तो मनबत्ती कुछ भी किया जा रहा है, तो हमको इसकी पावर्स को कम करना है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स द नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट, ठीक है, ये चीज बताई मैंने तुमको। दे वर, अब इनके लीडर्स कौन कौन थे? अब देखो ध्यान से देखो, इनके लीडर्स भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में सब लोग खराब ही थे। सेकंड एस्टेट में जो मीराब्यू थे, नोबल थे, वो सेकंड एस्टेट के थे, ठीक है, तो वो इनके लीडर बने थे। और एबेस सीआईएस, ठीक है, ये भी सीआईएस, ठीक है, ये इसका भी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, ये फर्स्ट एस्टेट के थे, ये प्रीस्ट थे, पर फिर भी ये थर्ड एस्टेट के साथ में खड़े हुए और इनके लीडर बने, ठीक है। अब नेशनल असेंबली, अब इसको ये जो असेंबली इकट्ठी हुई थी इसको क्या बोल रहे हैं हम? दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। तो जहां जब हम नेशनल असेंबली रेफर करेंगे हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो नेशनल असेंबली यहां पर बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है, और पूरा का पूरा जो फ्रांस था बचा हुआ, देखो यहां पर नेशनल असेंबली आ गई, जो भी कुछ लोग सिलेक्टेड थे वो, और बचा हुआ जो फ्रांस है इतने सारे लोग, वो तो कंफ्यूजन में थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो भाई ये सारी चीजें जो है ना, बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा था कंट्री के अंदर, ठीक है। और उसी समय बहुत ही गंदी ठंड भी आई थी। अब गंदी ठंड के कारण क्या हुआ, बहुत तेज ठंड आई थी मतलब, और बहुत तेज ठंड के कारण क्या हुआ कि ये जो हार्वेस्ट है वो बेकार हो गया। अब हार्वेस्ट बेकार हो गया मतलब सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, लोग ज्यादा और सप्लाई तो कम हो गई, हार्वेस्ट ही नहीं हो पाया ढंग से, तो इसलिए प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गई, ठीक है। तो जो लोग हैं ना, जो औरतें थी, जो लोग थे,
ठीक है, जो औरतें घर के लिए सामान लेने जो बिल्कुल शॉप्स पे जाती थी, तो बिल्कुल है ना ये बेकरी वगैरह पे जा रही थी, मतलब ब्रेड लाते थे, वैसे जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे वहां पर ब्रेड बहुत जनरली खाते थे, ठीक है, मतलब खाते हैं, तो बेकरी पे खड़े होते थे, तो क्या हुआ कि लोग है ना, मतलब बहुत लंबी लंबी लाइन रहती थी, तो यहाँ पर लोग बिल्कुल टूट पड़े, एक बार उनका पारा बिल्कुल दिमाग से ऊपर चले गया, उनके गले से ऊपर चले गया पानी, और बिल्कुल उन्होंने रिवॉल्ट चालू कर दिया वहां पे, ठीक है, बिल्कुल टूट पड़े, स्टॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब ये सब पता चला, तो किंग ने ऑर्डर किया कि भैया पेरिस के अंदर चलो फटाफट ट्रूप्स लेके निकलो, ठीक है, मूव इनटू पेरिस। तो 14 जुलाई को द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड, हाँ, तो ये जो क्राउड है ये हो चुका था, मतलब इनके दिमाग में अब हो चुका था कि हमको तो भैया लड़ना है, ये बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है, और किंग ने उस टाइम ऑर्डर भी कर दिया था कि पेरिस मतलब सारे ट्रूप्स को कि पेरिस में जाओ और उनकी सिचुएशन को कंट्रोल करो। तो 14 जुलाई को क्या हुआ, ये जो क्राउड था इन्होंने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बेस्टिल क्या है, एक प्रिजन है, ठीक है, तो ये जो जेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा लोगों ने मिलकर, ठीक है। अब इसी बीच में कंट्री साइड में क्या क्या, मतलब कंट्री साइड जो बाहर का एरिया, वहां पे क्या क्या इवेंट चल रहे थे, देखो कंट्री साइड के अंदर र्यूमर्स फैल गए, क्या र्यूमर्स फैल गए कि जो मैनर है, मैनर मतलब जो एक तरह से जमींदार समझ सकते हो तुम, मैनर जो है उन्होंने क्या किया, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स भेज दिए, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब कि कुछ लोगों का ग्रुप भेज दिया जो कि उनकी जो बिल्कुल फसल है, जो फसल उग चुकी है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, ये र्यूमर्स थे, ठीक है, अफवाह फैल गई। अब क्या हुआ, अफवाह फैल गई तो लोगों ने क्या किया कि भाई लोगों ने क्या किया कि ये अपने हथियार उठाए, ठीक है, जो भी फावड़ा होता है या फिर जो भी ऐसी खैनी होती है, जो भी चीजें होती है वो सब उठाई, और जो ये शाटोक्स, ये जो लिखा है ना इसको शाटो बोलते हैं, ठीक है, अब तुम इसको चेटियाक्स याद कर सकते हो जैसा तुम याद करना, बट ये जो है यहां पर इन्होंने अटैक कर दिया। ये कौन सी जगह है, शाटो इज द कैसल, जो भी नोबल मैन है, जो भी वहां के जो नोबल मैन है, जैसे वहां के मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो बिल्कुल हाई रिच फैमिली है, जो मतलब मैनर वगैरह, जो मतलब रिच लोग हैं, जो नोबल सेकंड एस्टेट में आते हैं, उनके घर पे अटैक कर दिया। अब उनके घर पे अटैक करने से क्या, उन्होंने पूरा लूट लिया उसको, ठीक है, उनके घर लूट लिए, ठीक है, और जो रिकॉर्ड्स थे मैनोरियल ड्यूज, मतलब कि उनको कितना कर्जा बचा होता, मतलब जैसे कि मेरे ऊपर कर्जा है, ठीक है, मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने किसी जमींदार से कर्जा लिया, तो मैं उसके घर पे अटैक किया, तो जहां जहां भी उसके रिकॉर्ड थे वो भी जला दिया मैंने, वो भी फाड़ के फेंक दिए कि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे कि मैंने कोई कर्जा भी लिया, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे नोबल्स तो अपने घर से निकल लिए, उन्होंने लगा भाई ये जो लोग हैं ये हो गए पागल, अपन यहां से निकलो चुपचाप, ठीक है। अब लुई 16 ने फिर अब सोचा, इतनी हरकतें होने के बाद में लुई 16 ने बोला कि चलो नेशनल असेंबली को उन्होंने एक रिकॉग्निशन दे दी, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी जो पावर्स है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिट कर दी जाएंगी। ये बात हो गई एग्री, ठीक है। अब एस्टेब्लिश हो गई नेशनल असेंबली। इसके एस्टेब्लिश होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, द असेंबली पास द डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। इन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन है, मतलब कि ये ऊपर वाले नीचे पे बिल्कुल राज कर लेंगे, वैसा जो सिस्टम था, और जो टैक्सेस सिर्फ इनको देने थे उसका सिस्टम जो है वो यहाँ पर हटा दिया। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी वाले जो फर्स्ट एस्टेट के मेंबर थे उनको भी फोर्स कर दिया गया कि तुम भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ो, ठीक है। ये जो टेज जो थे उनको भी एबोलिश कर दिया गया। लैंड्स ओन्ड बाय चर्चेस वर कॉन्फिस्केटेड, मतलब जो जमीन थी जिसपे चर्च का कब्जा था उसको भी कॉन्फिस, मतलब ये भी हटा दिया कि भाई अब चर्च का भी कोई कब्जा नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज, मतलब ये इतना इन्होंने कब्जा कर रखा था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों ने इतना राज कर रखा था कि जब ये वापस वसूली की उन्होंने, जब उनसे सारी पावर छीनी, तब उनके पास में 2 बिलियन लिवरेज के एसेट्स एक्वायर हो गए। तुम समझ सकते हो बात को, ठीक है। चलो, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, मतलब पहले मोनार्की था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा कि कैसे ये एक रिपब्लिक बना, मतलब ये मोनार्की टोटली हट गई, ठीक है। तो नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 में ड्राफ्ट हो गया। जो नेशनल असेंबली ने इतने सारे पापड़ बेले थे, अब फाइनली उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट हो गई, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो मोनार्क, जो राजा है, इसकी पावर्स लिमिट कर दी जानी चाहिए, ठीक है। और पावर जो है अब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और यहां पर फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, ठीक है। और पावर ऑफ लॉ मेकिंग वाज, अब जो नेशनल असेंबली है उसके हाथ में थी पावर ऑफ लॉ मेकिंग। अब देखो थर्ड एस्टेट वालों की नेशनल असेंबली बन गई, अब मतलब थर्ड, जिसमें सब लोग थे, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले थे, अभी प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। पर ये असेंबली, जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर, मतलब जो नेशनल असेंबली को जो इलेक्ट करेंगे कि नेशनल असेंबली में कौन कौन लोग पार्ट लेंगे, नेशनल असेंबली लॉ बनाने वाली है। अब लॉ बनाने वाले लोगों को इलेक्ट करेंगे, जो इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में पता है हर कोई पार्ट नहीं ले सकता था, मतलब वुमेन तो इलेक्ट कर ही नहीं सकते थे, वुमेन को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, और वोटिंग राइट से सिर्फ 25 साल के ऊपर के मेन को
वो भी तब अगर वो टैक्स जो है वो 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज, मतलब वो दिहाड़ी होती है, मतलब एक दिन के जिसको हम दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, तो क्या होता है उसमें हर दिन के हिसाब से उनको वेजेस मिलते हैं, हर दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो जो एटलीस्ट 3 दिन के एक एवरेज उन्होंने कॉस्ट सेट कर ली होगी, उसके हिसाब से 3 दिन के जो भी 3 दिन के दिहाड़ी का जो कॉस्ट है उतना बराबर अप्रोक्सीमेटली अगर कोई टैक्स दे रहा है, सिर्फ वो वोट कर पाएगा। तो इस चक्कर में जो गरीब लोग थे, जो कि इतना टैक्स दे नहीं सकते थे, जिनके पास टैक्स देने के पैसे नहीं थे, जो बिल्कुल ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको कोई वोटिंग राइट्स यहां पर भी नहीं दिए गए। ठीक है, तो इन लोगों को एक्टिव सिटीजन बोलते थे, जो कि वोटिंग करते थे, और जो वोट नहीं कर पाते थे, जो विमेन हो गए और बाकी सारे जो भी लोग हो गए, उनको पैसिव सिटीजन बोलते थे। ठीक है, तो ये मतलब अगर तुमको इलेक्टर बनना है और तुमको अगर नेशनल असेंबली में पार्ट लेना है, तो तुमको बिल्कुल हाईएस्ट ब्रैकेट में आना पड़ेगा, बिल्कुल जो टैक्स अच्छा पे करते हैं। ठीक है, अब द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग थी उसके अंदर कुछ बेसिक राइट्स बताए गए, कैसे कौन कौन से राइट टू लाइफ, जैसे इंडिया के अंदर हम मतलब तुमने सुनी होगी ये सब चीजें, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और राइट्स बाय बर्थ जो है, दीज वर द राइट्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। मतलब ये तो भाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मुझे बोलने का हक है, मुझे आजादी का हक है। ठीक है, ये तो गाना हो गया। ठीक है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। ठीक है, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब क्या हुआ, ये जो पूरी रेवोल्यूशन चल रही थी जब नेशनल असेंबली वाली, तो इसमें बहुत सारे लोग इलिटरेट भी थे, तो अब सब लोगों को साथ में लेके चलना था, पर बहुत सारे लोग इलिटरेट थे तो उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए। कैसे सिंबल्स बनाए, इस टाइप के सिंबल्स बनाए, जैसे कि ये चेन है, द ब्रोकन चेन। इसका मतलब क्या था कि बेड़ियों से टूट के आजाद हो जाओ। तो ये सिंबल्स जो है वो जो इलिटरेट लोग थे उन तक पहुंचा गए, उनको ऐसे प्रमोशन हुए, जैसे कैंपेन्स वगैरह होते हैं ना, वैसे प्रमोशंस हुए। ठीक है, फिर बंडल ऑफ रॉड्स, ये बंडल ऑफ रॉड्स मतलब कि यूनिटी, एकता। ठीक है, यूनिटी की इंस्पिरेशन दे रहे थे। ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। फिर स्केप्टर, ये जो था ये रॉयल पावर का सिंबल था, मतलब ये सब यूज कर रहे थे वो लोग ताकि लोगों को जो कि ज्यादा लिटरेट नहीं है उनको भी सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, फिर रेड फ्राइजियन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, तो मतलब जो भी स्लेव है जब वो आजाद हो जाएगा तो वो ये कैप पहनेगा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ सिंबल्स थे। ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये चीज हो गई। लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट मतलब कि ये लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, जैसे इंडिया के अंदर होता है ना वो आंख पे पट्टी बांध के तराजू वाला एक सिंबल है। ठीक है, तो वैसे लॉ टैबलेट था कि भाई लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। द विंग वुमेन मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब ये लॉ को थोड़ा पर्सोनिफाई कर दिया, थोड़ा सा ऐसा इमेज के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना हुआ, पर यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई, लुई 16 ने एग्री भी कर लिया, पर लुई 16 जो था इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और भी कुछ ना कुछ काड़ी किए। उसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस को जो है मोनार्की को पूरी तरह हटाना पड़ा। अब तुम देखोगे कि भाई कैसे लुई 16 को मार दिया गया, वो कहानी भी बहुत बहुत तगड़ी कहानी है इस चैप्टर के अंदर। फिर जिसने लुई 16 को मारा उसको भी मार दिया गया। अरे बहुत खतरनाक काम होने वाला है इसके अंदर, देखो क्या होगा। देखो इतना होने के बाद में भी सिचुएशन कुछ खास मतलब कंट्रोल में आ गई, बट फिर भी टेंशन वगैरह चल रहा था। क्यों? क्योंकि लुई 16 ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एग्री तो कर लिया था, पर उसके बाद में ना वो सीक्रेट नेगोशिएशन, किंग्स ऑफ प्रूशिया मतलब प्रूशिया के जो किंग थे उनके साथ में कुछ सीक्रेट डीलिंग, सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे, जो कि किसी को बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, और अब क्या हुआ कि फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज थी, अब वो भी राजा महाराजा चला रहे थे, तो वहां के राजा, अब देखो फ्रांस का था, फ्रांस है ना ग्रो हो रहा था, मतलब है ना, जब लोगों को पता चला कि यार पावर जो है वो लोगों के हाथ में, तो फ्रांस जो है ग्रो हो रहा है ओवरऑल, मतलब इनकी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, सब कुछ ग्रो हो रहा है। तो अगर फ्रांस के पड़ोसी जो देश है, अगर वहां के लोगों को ये बात पता चल गई कि ये आजाद होकर इनकी कंट्री ग्रो हो रही है और उनको आजादी की इंस्पिरेशन मिल गई, तो ये तो वहां के रूलर्स के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। अरे अगर मैं किसी दूसरी कंट्री का राजा हूं तो ये तो मेरे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी ना, कि अगर फ्रांस वाली बात मेरे लोगों के बीच पता चल गई जिन पे मैं राज कर रहा हूं, तो ये तो मेरे ऊपर भी रिवोल्ट करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए क्या हुआ हाँ, तो ये चीज हो रही थी, तो इसीलिए फ्रांस ने क्या किया, इसलिए ना रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज वर टू वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। तो जो दूसरी कंट्रीज के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स भेजना चालू कर दिए। और ये सब है ना, ये सब लुई 16 का भी हाथ था इसमें, तो इन्होंने ट्रूप्स भेजना चालू कर दिए फ्रांस के अंदर, ताकि ये फ्रांस की जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कम करे। और जैसे ही बात बाहर पता चली तो नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, पहली वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस वॉर में हजारों लोग ज्वाइन हुए, बिल्कुल वॉलंटरीली ज्वाइन हुए कि भाई हम हमारे देश को बचाने के लिए ज्वाइन होंगे और हम ऐसा राज नहीं चलने देंगे, खुद वॉलंटरीली ज्वाइन हुए। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, दे सॉ दिस वॉर, मतलब ये जो वॉर था उन्होंने इसको इस नजरिए से देखा कि ये सारे जितने भी प्रताड़ित करने वाले राजा महाराजा हैं उनके खिलाफ, पूरे यूरोप के अंदर उनके खिलाफ एक वॉर कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने मार्शल्स, ये जो मार्शल्स, इसको मार्शल्स बोलते हैं, तो ये क्या है, नेशनल एंथम, ये बाद में चल के फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। तो ये है ना, ये गाना गाते गाते दूसरी कंट्रीज में मार्च करते थे और वहां पे वॉर करते थे। ठीक है, अब देखो अब ये जो वॉर्स थे इसके कारण क्या हुआ भाई,
कभी भी वॉर होता है, कभी भी वॉर होता है तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी तो आती ही आती है, ठीक है, लोगों की जाने तो जाती जाती है, ठीक है। अब सिर्फ देखो क्या हुआ कि जो मेन थे, जो आदमी थे, जो मेल्स थे, वो चले गए युद्ध लड़ने। अब यहां पर सिर्फ विमेन रह गई, विमेन और उनके बच्चों के साथ में। तो जितने भी घर खर्च के काम होते हैं, जितने भी घरेलू काम होते हैं, वो सब बेचारी विमेन को करने पड़ गए अकेले, ठीक है। उनके पास मैन का कोई सपोर्ट ही नहीं रहा, ठीक है। तो उनको सब काम खुद करना पड़ा था, सब काम खुद करना पड़ा था, बिल्कुल स्ट्रांग रह के कि अपने को घर की फैमिलीज पे भी ध्यान देना है, अर्निंग भी करनी है, एक अच्छी मतलब घर वगैरह सब होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो क्या हुआ, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड, देखो ज्यादातर लोग जो थे वो, अब जैसे ये असेंबली बन गई, नेशनल असेंबली, उसके बाद में भी मैक्सिमम लोग इस बात से कन्विंस हो चुके थे कि इस रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई है, इस रिवॉल्यूशन में और आगे बढ़ना है ताकि सबको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए। अभी तो सिर्फ रिचर लोगों के पास, मतलब थर्ड एस्टेट, बात तो ही होगी, थर्ड एस्टेट को भी राइट मिले, बट उसमें भी सिर्फ रिच लोगों को राइट मिले। तो ये चीज मैक्सिमम जो लोग थे, जो कि पुअर लोग थे, जो कि ज्यादा इतने रिच नहीं थे, उनका ये मानना था कि नहीं, रिवॉल्यूशन अभी चलना चाहिए जब तक हमको भी राइट्स ना मिल जाए, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 ये जो रिवॉल्यूशन चलता रहा, और 1791 के अंदर पॉलिटिकल राइट्स, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 1791 की, उसके हिसाब से सिर्फ रिचर सेक्शंस के पास में सारे राइट्स थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए। पॉलिटिकल क्लब्स मतलब जैसे पार्टी समझ सकते हो या ग्रुप समझ सकते हो लोगों के। तो पॉलिटिकल क्लब के अंदर क्या होता था कि लोग रैली करते थे, लोग आइडियोलॉजी शेयर करते थे, लोग ऐसे साथ में बैठ के अपने बातें डिस्कस करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में मतलब क्रिटिसाइज वगैरह करते थे, ठीक है। और ये जो क्लब्स थे, बहुत सारे क्लब्स थे, बट इनमें जो एक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब था, या पार्टी बोल सकते, जैसे अभी के टाइम में तुम अगर इंडिया की बात करो तो हम पॉलिटिकल पार्टी समझ सकते हैं, बट उस टाइम पॉलिटिकल क्लब समझो, पॉलिटिकल क्लब मतलब लोगों का एक ग्रुप, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था वो कौन सा था, जैकोबिन्स, ठीक है। जैकोबिन्स का जो था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। वुमेन टू, अब वुमेन के भी अपने अपने क्लब्स बने थे, मतलब ये जो सब रिवॉल्यूशन चल रही थी उस समय पे वुमेन ने भी अपने अपने क्लब्स बनाए थे, मतलब सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने क्लब्स बनाए थे, और जो सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस था वो जैकोबिन्स था, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैकोबिन क्लब के अंदर क्या होता है कि ये जो है ये मेनली बिलोंग टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, ठीक है। जैसे छोटे मोटे शॉपकीपर हो गए, ठीक है, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर से जो छोटे मोटे लोग हो गए, जिनके ज्यादा अमीर नहीं है, जिनका ज्यादा कुछ हक नहीं था पहले, उन लोगों का मेनली एक क्लब था। और इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर है। अभी जो रॉबर्ट्सपियर है बहुत ही शानदार आदमी है, इसकी भी कहानी बहुत अलग ही है, ठीक है, नाम याद रखना तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो लीडर था जैकोबिन क्लब का वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर है, ठीक है। अब जैकोबिन्स ने क्या क्या चीजें की, मतलब जैसे हर क्लब की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल होते हैं, वैसे जैकोबिन्स ने भी अपने अपने कुछ है ना, कुछ ऐसी डिजाइन बताई। क्या क्या था इसके अंदर कि उन्होंने सबसे पहले तो जो कपड़े थे उनको चेंज किया। कपड़े कैसे पहनते थे, ये लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, ये देखो जो लेफ्ट में दिख रहा है तुमको, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, ठीक है, जैसे डॉक वर्कर्स मतलब जो डॉक पे काम करते थे वो पहनते थे, तो ये लॉन्ग स्ट्राइप पहनने लगे। और ये जो था, दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे कि ये जो है अब ये फैशनेबल है, ठीक है, तो इनसे इनको थोड़ा अलग दिखना था कि हम थोड़े अलग हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, तो इसलिए इस टाइप के कपड़े पहनते थे। जो ये नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, जो ये जनरली जो नोबल्स थे वो क्या नी ब्रीचेस पहनते थे, यहां पर तुम देख सकते हो, इसको हम नी ब्रीचेस बोलते हैं, पर इन्होंने नी ब्रीचेस नहीं पहने, ठीक है। और जैकोबिन्स ये जो लोग थे इनको सेंस कुलोज भी बोलते थे, ठीक है, सेंस कुलोज लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ये बिना नी ब्रीचेस के कपड़े पहनते थे, ठीक है। और यहां पर क्या था कि ये जो मेन थे सेंस कुलोज, मतलब ये इस कैटेगरी के अंदर जो जैकोबिन्स में जो मेन थे वो एक लाल टोपी भी पहनते थे। लाल टोपी क्या दिखाता था, सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है, ये लिबर्टी का एक सिंबल था लाल टोपी। और विमेन को ये लाल टोपी पहनना अलाउड नहीं था, विमेन सिर्फ लाल टोपी नहीं पहन सकते थे, सिर्फ मेन पहन सकते थे, ठीक है। अब जैकोबिन इंसरेक्शन, अब देखते हैं जैकोबिन ने क्या किया। तो अब जो जैकोबिन जो क्लब था उसने क्या किया, तो पहले जैकोबिन क्लब क्या था, एक आइडिया था, एक ग्रुप था, अब धीरे धीरे करके यही गवर्नमेंट बन जाएगा, ठीक है। देखो In summer of 1792, Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by short supplies. Parisians मतलब जो पेरिस में रहते थे, Parisians मतलब पेरिस में रहते थे, जैसे टेंथीज पढ़ ले, टेंथीज मतलब क्या, जो कि 10th के, तो Parisians मतलब जो कि पेरिस में रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या, जैकोबिन्स जो था उसने एक इंसर्क्शन प्लान किया इन पेरिसियंस के साथ में मिलके, ठीक है, पेरिसियंस के साथ में मिलके, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे भाई, बहुत गुस्से में थे, शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, ठीक है। 10 अगस्त की सुबह क्या हुआ, 10 अगस्त की सुबह ये पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, ठीक है, पैलेस ऑफ, देखो यार यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखो, मैं कैसे याद करता हूं तुम्हारी जगह होता तो मैं बोलता ट्यूलेरीज, ठीक है, एक्चुअली ट्यूलेरीज है, ट्यूलेरीज, ठीक है। अब फ्रेंच में इसको अलग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ट्यूलेरीज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां का जो पैलेस था उसको बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, उसके अंदर घुस गए, और जो किंग था
उनको हॉस्टेज के फॉर्म में कर लिया। हॉस्टेज मतलब समझ तो मनी हाइस्ट देखे तुम लोगों ने, या मतलब जब भी मैं किसी जगह पे कब्जा कर लेता हूं तो वहां के जो लोग होते हैं वो हॉस्टेज बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने महल पे कब्जा कर लिया, मैंने और मेरे 10 लोगों ने महल पे कब्जा कर लिया, तो अंदर जो भी 2-4 लोग हैं मेरे हॉस्टेज बन गए, ठीक है। चलो मैंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो वहां की जो रॉयल फैमिली थी, यहाँ की ये जो पैलेस की रॉयल फैमिली थी, इनको वोट करके इस फैमिली को पूरा जेल में पहुंचा दिया, ठीक है। असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था, इन्होंने बहुत फूड की जो प्राइसेस वो बढ़ा दी थी, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड, अब यहां पर इलेक्शंस हुए और यहां पर एक रिवॉल्यूशन चेंज, मतलब धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है। तो चेंज क्या आया कि 21 साल के ऊपर के जितने भी मेन हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उनको वोट करने का राइट मिला। अभी भी वुमेन को राइट नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। तो जो नई नई इलेक्टेड जो हमारे पास में असेंबली थी उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। 21 सितंबर 1792, ये जो डेट्स है तुमको याद ही करनी पड़ेगी, मतलब मैं तुमको कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं सब कुछ, बट ये डेट्स तुमको याद करनी पड़ेगी। क्या हुआ कि ये जो टोटली मोनार्की को पूरा एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को जो रिपब्लिक बना दिया गया, और जो लुई 16 है उनको डेथ सेंटेंस कर दी गई। ही वाज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब अपने देश के साथ में अपने देश का नुकसान करना, अपने देश के साथ गद्दारी करना एक तरीके से। तो लुई 16 को उसीलिए, मतलब जो राजा था उसको अब सेंटेंस मिल गई डेथ की, ठीक है। और 21 जनवरी 1793 को ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, ये जगह का नाम याद रखना, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब सबके सामने, लोगों के सामने उनको मार दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। और थोड़े दिन बाद उनकी जो क्वीन थी, मतलब जो उनकी वाइफ थी, उनको भी, उनके साथ में भी सेम चीज हुई, ठीक है। तो जो पहले राज कर रहे थे अब उन्हीं को मार देगा। अब देखो जिसने इनको मारा है अभी वो उनके साथ भी देखो क्या होता है। द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, द रेन ऑफ टेरर। अब ये जो 1793 से 1794 का जो पीरियड है इसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। रेन ऑफ टेरर मतलब बहुत ही खौफ का माहौल था। खौफ का माहौल क्यों था? क्योंकि रॉबर्ट्सपियर जो थे, जो कि अभी हमने देखा ना जैकोबिन्स में जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर, तो उनकी बात चल रही है। तो अब रॉबर्ट्सपियर अब ये पावर में आ गए, ठीक है, जैकोबिन्स गवर्नमेंट होंगे। तो रॉबर्ट्सपियर की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल सीवियर कंट्रोल की थी, मतलब सबको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, किसी ने भी थोड़ा सा भी गलत किया तो बिल्कुल डायरेक्ट पनिशमेंट खतरनाक वाली दे देंगे। तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी होता था, जिनको भी एनिमीज की तरह देखा जाता था या फिर जो भी अरेस्ट किए जाते थे, जो भी थोड़ी बहुत भी जिनकी गलती थी उनको डायरेक्ट गिल्टी बोल के, ये देखो गिलोटिन, मतलब ये देखो ऐसा, ये समझ है, इसको बोलते हैं गिलोटिन करना, ठीक है, मतलब गिलोटिन कर देते थे। तो कैसे करते थे? ये जो है, ये देखो ऊपर से ये जो कट है, ये बिल्कुल इनका गला काट देता था, बिल्कुल पब्लिकली, और वही पब्लिकली बिल्कुल गला ऐसे कट जाता था, धड़ से अलग कर देते थे गले को। तो ये रेन ऑफ टेरर, क्योंकि वहां पर छोटी से छोटी गलती की भी बहुत बड़ी सजा मिलती थी और बहुत आसानी से सबको ऐसे हर किसी को मारना लग जाता था, ठीक है। तो 1793 से 1794 के बीच में ये पीरियड आया, ठीक है। हालांकि मोनार्की हट गई, रिपब्लिक बन चुका है फ्रांस, बट फिर भी रेन ऑफ टेरर चल रहा है क्योंकि रॉबर्ट्सपियर ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो की, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स रीड करो, ठीक है। बट इन्होंने क्या क्या काम किया, अच्छे काम भी किए, ठीक है। इन्होंने देखो एक मैक्सिमम सीलिंग डाल दी, ठीक है, वेजेस और प्राइसेस, मतलब कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर चीज की, इससे ज्यादा तुम किसी भी व्यक्ति को सैलरी नहीं दे सकते, अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। मीट और ब्रेड जो थे वो राशन कर दिया गया, जैसे राशन मार्केट में तुमको मिलने लग सकते हैं वो, ठीक है। पेजेंट जो थे दे वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गेन टू द सिटीज एंड सेल इट प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब उनकी भी प्राइसेस, जो ग्रेन्स की प्राइसेस थे वो फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, हाँ ये व्हाइट फ्लोर जो था वो फॉरबिड कर दिया गया था सबके लिए, क्योंकि व्हाइट फ्लोर एक्सपेंसिव था और सिर्फ रईस लोग यूज कर सकते थे उसको, तो इसलिए व्हाइट फ्लोर को बैन ही कर दिया गया था। सब लोग सिर्फ होल व्हीट के ब्रेड खाएंगे, ठीक है, सब लोग सिर्फ होल व्हीट का यूज करेंगे क्योंकि वो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक इक्वालिटी की चीज थी, ठीक है। फिर स्पीच एंड एड्रेस, ये चीज है। फिर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, देखो ये सर और मैडम के 2 वर्ड्स थे वहां पे, उसकी बजाय उन्होंने सिटोयन और सिटोयने, ठीक है, जैसे सिटीजन वर्ड यूज किया, मतलब अब कोई भी सर मैडम नहीं है, अब सब सिटीजन हैं, ठीक है। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस, तो चर्चेस को भी शट डाउन कर दिया गया और बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया गया। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इतने रिलेंटलेसली फॉलो किया, इतने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ में किया कि जो उनके फॉलोअर्स थे वो खुद उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा हिसाब से रह लो, ठीक है। मतलब क्या हर किसी को आप तो चाहे जब काट देते हो उठा के, यार ये तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा तो ध्यान रखो भाई जिंदगी का। तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, पर फिर भी रॉबर्ट्सपियर ने अपनी पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं किया। तो फाइनली वोट के साथ में डिसाइड हुआ कि जो रॉबर्ट्सपियर हैं उन्हीं को गुलेटिन कर दिया जाए, मतलब ये जो उन्हीं की पॉलिसी थी स्ट्रिक्ट वाली, उसके अंडर उन्हीं को कन्विक्ट कर दिया गया। जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन गला काट दिया गया उनका, ठीक है। तो मतलब समझो, पहले लुई 16 थे, उन्होंने प्रताड़ित किया, फिर लुई 16 को हटा के रॉबर्ट्सपियर है, ठीक है। रॉबर्ट्सपियर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब लोगों को इक्वालिटी का काम किया, पर उनकी पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने पहली बार तो राजा को ही कटवा दिया, ठीक है, और उनके रानी को भी कटवा दिया, और उसके बाद में
उनके बाद में इतनी खतरनाक पॉलिसीज हो गई उनकी कि भाई उनके फॉलोअर्स ने खुद ने बोला कि सर ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सुधर जाओ। सर नहीं सुधरे, सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, तो फिर उनके साथ में भी सेम काम हो गया। अब ये हुआ भाई, ये तो पता नहीं क्या ही चल रहा है मतलब फ्रांस के अंदर, अब कौन रूल करेगा क्या होगा, तो थोड़ा सा टेंशन फिर से होने लग गया। तो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। अब देखो जैकोबिन गवर्नमेंट फॉलो हो गई तो उसका कारण क्या हुआ, जो वेल्थियर मिडिल क्लास पीपल थे उनके पास में पावर गई। देखो जैसे ही कहीं से पावर हटती है वैसे ही लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते पावर अपने पास लाने की, ठीक है। तो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन आई जिसमें वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विच डिनाइड द वोट, मतलब वो लोग वोट देखो अभी ऐसा होता कि 21 साल के ऊपर सब लोग वोट दे सकते थे इक्वली, पर अभी वापस से कुछ चेंज आ गया कि भाई जो लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। दीज देन, हाँ देखो क्या होता था कि ये जो वोट होके अब देखो क्या हो रहा है, वोट हुआ और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, ठीक है। वोट हुआ और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, और फिर इन लोगों ने सिलेक्ट करके एक डायरेक्टरी बनाई, एक डायरेक्टरी जो कि 5 मेंबर्स की थी। तो ये जो 5 मेंबर्स की थी ये एग्जीक्यूटिव थी, मतलब ये मेनली जो लॉज है इनको एग्जीक्यूटिव करेंगे और इनका मतलब पूरी गवर्नमेंट का ये ध्यान रखेंगे। ये जो 5 लोग थे ये किन्होंने इलेक्ट किए, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने इनको इलेक्ट किया, 5 लोगों को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो 5 लोग इलेक्ट हुए इनके बीच में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि 2 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 3 लोग कुछ और बोल रहे हैं, इसका 5 लोग है तो भाई 5 के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो सबके ओपिनियन बहुत अलग अलग होने लगे, तो यहां पे भी इंस्टेबिलिटी आ गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो डायरेक्टर, जो नेपोलियन बोनापार्टे थे जो कि एक डायरेक्टर थे उनमें से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भाई ये 5 मतलब वो 5 में से एक थे वो भी, तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये तो आपस में इनका कुछ चलता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू कर दी कि भाई अब डिक्टेटरशिप चलेगी और मैं डिक्टेटर रहूंगा और मैं चलाऊंगा, मेरे हिसाब से देख लूंगा मैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने वहां पे भी ढूंढी, ठीक है। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग आइडियल्स मोटिवेटेड, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये जितना भी सब चल रहा था तब तक मतलब लोगों के बीच में एक चीज तो कॉमन थी कि उनके पास में अभी भी जज्बा था फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। अब क्या इस बीच में विमेन की भी कोई रिवोल्यूशन थी क्या, तो देखो विमेन के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। पहली बात तो भाई विमेन जो थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था, ठीक है। और दूसरी बात वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही, जबकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए सारे जितने भी रेवोल्यूशंस हुए उन सब में उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने की कोशिश की फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विद प्रेशराइज द गवर्नमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वुमेन हेड ऑफ द थर्ड एस्टेट, अब देखो मैंने क्या बताया कि वॉर में जब ये लोग चले गए थे, जब अरे कब चले गए थे, जब वो उनको पता चला था नेशनल असेंबली को, मैं तुमको रिलेट कर देता हूं, नेशनल असेंबली को पता चला था ना कि लुई 16 जो है वो प्रूशिया के साथ में कुछ सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इन्होंने वॉर घोषित कर दिया, अब वॉर घोषित किया तो सारे के सारे जो मेन थे वो चले गए और वुमेन यहीं रह गई, तो उनको सब कुछ काम करना पड़ता था लिविंग के लिए, ठीक है। उनके पास में एजुकेशन, जॉब, ट्रेनिंग नहीं थी और उनकी जो वेजेस थी वो भी कम थी, ये सब प्रॉब्लम्स थी उनके पास में, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स और भी तुम रीड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाने लग गए, ठीक है। जैसे सब लोग क्लब बनाते थे, जैसे जैकोबिन क्लब है, वैसे विमेन ने भी अपने क्लब्स बनाए, ठीक है। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब वर्क केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, ठीक है। करीब करीब 60 के आसपास थे और इसमें भी 2 फेमस थे, जैसे जैकोबिन्स फेमस थे ना ओवरऑल सब में, वैसे विमेन्स में 2 फेमस थे, कौन कौन से, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन विमेन, ठीक है। वन ऑफ द मेन डिमांड्स वाज दैट विमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, मतलब उनको भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ठीक है, सब कुछ होने चाहिए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन, मतलब वोट मैंने भी बताया ना एक्टिव और पैसिव सिटीजन, तो वुमेन को पैसिव सिटीजन ही घोषित कर दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि यार हमने भी इतना साथ दिया फिर भी हमको पैसिव सिटीजन घोषित कर दिया तुमने, ठीक है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, है ना। फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वर्क, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब जो मैंने तुमको बताया ना कि ये जो लोग थोड़े थोड़े ग्रुप्स में आ रहे थे और थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, अब देखो स्कूलिंग जो है वो सारी लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अभी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उन्होंने ये काम किया कि सारी लड़कियों के लिए, सारी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो गया। अब उनके जो फादर्स है उनको कभी भी किसी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी में नहीं घसीट सकते। डाइवोर्स लीगल हो गया, दोनों में से पति पत्नी में से कोई भी डिवोर्स ले सकता है, ठीक है। मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, जैसे जो कोर्ट मैरिज होता है ना उस टाइप से एक लीगली तुमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। विमेन जो है वो ट्रेन जॉब्स के लिए ट्रेन हो सकती है और छोटे बिजनेसेस रन भी कर सकती है खुद से, ठीक है। विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू, मतलब उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स थी, जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए उनकी जो फाइट थी वो फिर भी कंटिन्यू रही, क्योंकि उनको तब भी इतनी आसानी से वोटिंग राइट्स नहीं मिले, वो तब तक मिले, मतलब ये सब होने के बाद भी कुछ 200 साल बाद उनको वोटिंग राइट्स मिले, मतलब उनके तो चल ही रहे थे, उनके तो अपने रिवोल्ट चल ही रहे थे वुमेन के, ठीक है। हाँ, अब रेन ऑफ टेरर के टाइम, रेन ऑफ टेरर मतलब अरे रॉबर्ट स्पियर के टाइम पे 1793 से 1794, ठीक है, जब वो हर किसी को ही काट रहे थे, ठीक है, पकड़ पकड़ के, थोड़ी सी गलती हो चलो आओ खच, ऐसा हो रहा। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नई गवर्नमेंट थी
उन्होंने वुमेन्स क्लब को बैन करने का आदेश दिया कि भाई ये सब बैन हो जाना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। तो इस चक्कर में क्या हो कि बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन जो बहुत फेमस थी उनको अरेस्ट भी किया गया, बहुत सारे वुमेन को मार भी दिया गया इस चक्कर में, ठीक है। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। मतलब ये चीज अगले 200 साल तक चलती ही रही। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फिर रिपब्लिक भी आ गई, उसके बाद भी वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिले, तो उन्होंने फिर भी 200 साल तक लड़ाई की, ठीक है। अभी जो एग्जांपल था ये एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जांपल था बाकी सारी कंट्रीज की वुमेन के लिए कि यार फ्रेंच में जो वुमेन थी उन्होंने इतना ज्यादा रिवॉल्ट किया, मतलब इतना ज्यादा रिवॉल्ट नहीं, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया, इतने ज्यादा मेहनत की, तब जाके उनको खुद के कुछ राइट्स मिले, ठीक है। और 1946 के अंदर मतलब इंडिया के, मतलब देखो ये कब से चल रहा है, ये तो 1789 से चल रही है पूरी प्रोसेस। 1789 के बाद 1946 में कहीं जाकर उनको वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहले क्या होता था, स्लेव ट्रेड होती थी। स्लेव ट्रेड मतलब कह रहे बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं ना, कि भाई मैं जैसे 100 मजदूर खरीद लिए मैंने, तो मैं इनसे जो बोलूंगा वो इनको करना पड़ेगा, और मैं लिटरली लोगों को बेचता हूं जाके। एक एक स्लेव की एक एक प्राइस होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्लेवरी, ठीक है। मैं नहीं, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं एग्जांपल्स है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ देखो जैकोबिन गवर्नमेंट ने काम अच्छे किए, बहुत सारे काम अच्छे किए, ऐसा नहीं कि बस मतलब सिर्फ बिकॉज की वो हर किसी को काटा था नहीं कि काम अच्छा नहीं किया, उन्होंने काम बहुत सारे अच्छे किए। उन्होंने स्लेवरी को बैन कर दिया, ठीक है। कॉलोनीज इन द करेबियन, अब देखो ये जो 3 कॉलोनीज है, करेबियन, सैन डोमिंगो और ठीक है, हाँ ये जो हमारे पास में 3 कॉलोनीज यहां पर दिख रही है, दे वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे। बट क्या हुआ कि यार यूरोपियंस जो थे उन्होंने वहां से काम करने से मना कर दिया था कि यार ये तो बहुत दूर है, तो डिस्टेंट है, और ये तो हमारे पास में लैंड की शॉर्टेज है, और वहां पर हमको प्रताड़ित भी किया जाएगा, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो इसके कारण एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुई थी, किसके बीच, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब कि यहां से स्लेव्स यहां इंपोर्ट होंगे, यहां से ये वाले यहां होंगे, यहां से यहां से, मतलब स्लेव को लिटरली, मतलब जो लोग हैं स्लेव क्या है, इंसान ही, और इंसान को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, चीज की तरह कि यहां से यहां बेचेंगे, फिर इससे इसको बेच देंगे, फिर इससे इसको बेच देंगे। प्रोसेस ऑफ स्लेव ट्रेड, अब देखो प्रोसेस समझो कैसे होती थी स्लेव ट्रेड। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में हो गई थी। ये हमें 18th सेंचुरी, जो रिवॉल्यूशन है 18th सेंचुरी में चालू हुई, बट 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड चालू हो गई थी। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डोक्स एंड नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। अब देखो प्रोनाउंसिएशन अगेन मैं तुमको बता रहा हूं, गूगल पे कुछ और मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग कुछ और बोलेंगे, तुम्हारे स्कूल के टीचर कुछ और बोलेंगे, पर मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको सबसे महान एडवाइस दे रहा हूं कि जिस प्रोनाउंसिएशन से तुमको स्पेलिंग याद रहे, जैसे मैं इसको कैसे याद करता, बॉडी आओक्स, ठीक है। अब बॉडी हाउस एक होता नहीं है, बट मैं याद कर सकता हूं, आंख बंद करके भी लिख सकता हूं, बॉर डी हाउस, ठीक है। ये देखो सही स्पेलिंग लिख दी मैंने, है ना। दे बॉट फ्रॉम लोकल चीफ्स, ठीक है। तो पूरी ब्रांड करके इनकी पैकिंग होती थी, मतलब ये जो स्लेव्स थे ना, इनको भी भर भर के पैक किया जाता था शिप के अंदर, मतलब लोग हैं लिटरली, उनको उसे पैक कर करके भेज दिया जाता था। 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द करेबियन, मतलब ये जो स्लेव ट्रेड थे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थे, उसकी बात चल रही है, ठीक है। दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, ठीक है। The exploitation of slavery made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar। अब देखो यूरोपियन मार्केट के अंदर डिमांड बहुत बढ़ गई थी, किसकी, शुगर, कॉफी और इंडिगो की। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही थी। एक्सप्लोइटेशन मतलब बहुत ज्यादा हद पे स्लेव ट्रेड हो रही थी, इसी के कारण ये ग्रोइंग डिमांड्स को मीट कर पाए। मतलब ये सोचो कि कितनी बुरी बात है ये कि स्लेव ट्रेड के कारण ये फ्लरिश हो रहे थे, क्या, यूरोपियन मार्केट्स। तो सिर्फ अपने आप को फ्लरिश करने के लिए, अपने मार्केट्स को फ्लरिश करने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खेल रहे थे, ठीक है। फिर पोर्ट सिटीज में क्या था, पोर्ट सिटीज की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो इसी कारण से होती थी, स्लेव ट्रेड। अरे भाई कोई सिटी मान लो पोर्ट पे है बिल्कुल, तो वो सिर्फ तभी चलेगी ना जब ऐसे शिप्स का आना जाना चलते जा रहा है, तो ही उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ही उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इनकी जो इकोनॉमी थी, ये जो पोर्ट सिटीज है ये दोनों, ठीक है, बॉडी एवेक्स, ठीक है, ये जो पोर्ट सिटीज है दोनों, इनकी ये फ्लरिश क्यों हुआ है, क्योंकि स्लेव ट्रेड के कारण बहुत ज्यादा इनके पास में पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है। चलो, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आ गया था 18th सेंचुरी में, बट नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स कि भाई ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट दिक्कत ये थी कि अगर ऐसा कर दिया तो जो थर्ड एस्टेट में जो रिच बिजनेसमैन है उनको बुरा लग जाएगा कि यार तुम तो हमारे धंधे पे तुम लोग आके उंगली मार रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता, हमारे धंधे पे आके तुम हाथ मार रहे हो, हम ऐसा थोड़ी करने देंगे, ठीक है। तो इनको डर था कि भाई ये ओपोजिशन बिजनेसमैन जो है ओपोजिशन नहीं करते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम ही स्लेव ट्रेड से हो रही है, अब तुम उन्हीं का धंधा बंद कर दोगे तो वो तो अपोज करेंगे, ठीक है। तो इट वाज फाइनली कन्वेंशन। अब मैंने तुमको अभी कन्वेंशन थोड़ी देर पहले ना कि नेशनल असेंबली के बाद में एक ग्रुप था जिसको कन्वेंशन हुआ, मतलब जिसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। तो कन्वेंशन 1794 के अंदर ये हुआ कि भाई सारे जो स्लेव्स हैं जो ओवरसीज पोजीशंस में जो बाहर भी गए सबको फ्री कर दिया जाए, ठीक है, कोई स्लेव ट्रेड नहीं हो गया, स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया गया, ठीक है।
पर 10 साल के बाद में जो नेपोलियन साहब आए थे अभी देखा था ना हमने नेपोलियन कैसे आए थे, अरे याद करो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी 2, फिर वहां से एक डायरेक्टरी बनी थी, तो डायरेक्टरी में जो 5 लोग थे उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो नेपोलियन बोनापार्टे एक डिक्टेटर के रूप में बाहर आ गए वहां से, तो नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर से अलाउ कर दिया कि चलो करो स्लेव ट्रेडिंग, ठीक है। फिर स्लेवरी जो है फाइनली जाके 1848 में एट द एंड एबॉलिश कर दी गई। द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, अब रोजमर्रा की जिंदगी कैसे दिख रही थी भाई, रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि अब देखो बहुत सारे लोगों के जो, अब देखो द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद के ऊपर खुद का दायित्व था कि हमें लॉज ऐसे पास करने की यार जिसमें सारे आइडियाज इक्वालिटी और लिबर्टी के ही रहे, लोगों को ऐसा भेदभाव फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट वाज एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, मतलब ये सेंसरशिप का जो लॉ है वो हटा देगा। पहले क्या था, सेंसरशिप थी मतलब कि जो कुछ भी पब्लिश होगा, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह ऐसी कुछ भी जो भी पब्लिकली जाने वाली चीजें होंगी वो सब रिव्यू की जाएंगी, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती थी पहले कि जो भी उनके हिसाब से अच्छा, जो उनके ऊपर उंगली उठा रहा था उनको हटा देते थे। पर यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने सेंसरशिप के ऊपर से भी एबोलिश कर दिया, मतलब अब सेंसरशिप नहीं होगी, मतलब अब जो लोग चाहें वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो फ्रीली पब्लिश कर सकते हैं। द रिटन मटेरियल कैन बी प्रिंटेड विदाउट बीइंग चेक्ड बाय एनी अथॉरिटी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा था उनको, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, इसके कारण जो लोग हैं वो कन्विंस भी कर सकते थे एक दूसरे को, ठीक है। अब प्ले सॉन्ग्स फेस्टिवल्स वगैरह प्रोसेशन वगैरह चलते रहते थे, लोगों को अवेयर करने के लिए सारी चीजें होती थी, ठीक है। दिस वाज वन वे दैट कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज ऑफ लिबर्टी और जस्टिस, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे में क्या क्या किया, डिक्टेटरशिप आ गई, अब वहां पर हमने उसको छोड़ दिया था और हम दूसरे टॉपिक पे आ गए थे, विमेन वगैरह के टॉपिक पे आ गए थे। अब वापस नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर आते कि भाई इन महाशय ने किया क्या, ठीक है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, खुद को क्राउन कर दिया इन्होंने, इतनी पावर इन्होंने अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर, मतलब जो इतनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से नेशनल असेंबली बनी थी, कन्वेंशन बना था, उसकी उन्होंने पूरी जय उड़ा दी, ठीक है। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. तो उन्होंने क्या किया कि भाई आसपास थोड़े बहुत वॉर वगैरह चालू कर दिए, ठीक है, एक्वायर करने लग गए दूसरी कंट्रीज की, दूसरी सिटीज को, दूसरी डायनेस्टीज वगैरह को, और वहां पर अपने ही परिवार के लोगों को भेज दिया, ठीक है। तो नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइज ऑफ यूरोप, मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई मैंने ठेका ले रखा है यूरोप को पूरा मॉडर्नाइज करने का, तो मैं मॉडर्नाइजर हूं यूरोप का, ये ऐसा खुद को देख रहे थे, ठीक है। अब रिफॉर्म्स क्या किया इन्होंने, कुछ रिफॉर्म्स अच्छे भी किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, मतलब हर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, मतलब वो जो वेट्स एंड मेजर, जो मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं ना, मेंसुरेशन मतलब अरे नापना, वेट हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम इन्होंने लागू किया, ठीक है। फिर इनिशियली अब क्या हुआ, शुरू में लोगों को लगा कि यार नेपोलियन तो बहुत अच्छे, ठीक है, ये तो हमको फ्रीडम ला के देंगे, ठीक है, ये तो हमारे लिए ये करेंगे, लिबरेट कर देंगे हमको। पर थोड़े दिन बाद ये पता चल गया कि भाई नेपोलियनिक आर्मी जो थी वो हर जगह देख रहे थे लोग कि ये तो इन्वेडिंग फोर्स है, मतलब ये तो चाहे जाके बस इन्वेड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई। फिर फाइनली क्या हुआ, ये मतलब नेपोलियन, देखो अभी तुमको पता ना कि ये हर आसपास की कॉलोनीज में, आसपास की डायनेस्टीज में भी जा रहे थे एक्वायर करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा लोगों को आगे कह रही, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फालतू लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली वाटरलू के अंदर 1815 में इनको डिफीट कर दिया गया, ठीक है। और ये जो डिफीट थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर बाय चांस ये जीत जाते और नेपोलियन बोनापार्टे और आगे बढ़ता जाता, नेपोलियन बोनापार्टे और अलग अलग कंट्रीज में एक्वायर करता, तो हो सकता है कि वो इंडिया तक भी पहुंच जाता, हो सकता है कि वो जो हिस्ट्री में अभी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा पूरी हिस्ट्री मिटा देता, ठीक है। भाई हिस्ट्री मिटाना कौन सी बहुत बड़ी बात थी, हिस्ट्री के कुछ पन्नी तो पहले इंटरनेट तो था नहीं कि एक बार जो हो गया वो हो गया, कुछ किताबें ही थी, हो सकता है सबको डिस्ट्रॉय कर देता, वो कुछ भी कर सकता था, ठीक है। पर ये डिफीट हो गई फाइनली 1815 में वाटरलू के वॉर में, ठीक है, ठीक है। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड अदर पार्ट्स, हाँ, तो ये नेपोलियन के बाद में भी जो नेपोलियन के कुछ आइडियोलॉजी अच्छी थी, जैसे कि लिबर्टी और मॉडर्न लॉज की, तो मॉडर्नाइज करने की, तो ये उनके जाने के बाद भी लोगों को इंस्पायर कर रही थी ये कुछ आइडियाज, ठीक है। कंक्लूजन, अब आते हैं मेन कंक्लूजन के ऊपर। देखो चैप्टर हमने देख लिया, चैप्टर का एग्जिस्ट लेते हैं। देखो क्या हुआ, लुई 16 देखो लुई 16 के टाइम पे क्या हुआ, 3 एस्टेट्स में था, ठीक है। फ्रांस मतलब पहले से 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था, अरे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे बेचारे उनको सारा टैक्स भरना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड वाले तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये जो लुई 16 प्रताड़ित करता ही गया, लुई 16 ने क्या बोला कि और टैक्सेस लूंगा मैं, ठीक है। और टैक्सेस लेने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर क्या हुआ, अरे फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग, सेकंड एस्टेट के 300 और थर्ड एस्टेट के 600 लोग, ये सब लोग थे, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि सिर्फ एक वोट ही करने दूंगा मैं तुमको, ठीक है, मतलब पहला एस्टेट एक वोट, तुम एक एस्टेट एक वोट कर सकता है। तो ये तो चोट हो जाती थर्ड एस्टेट वालों के साथ में, क्योंकि टैक्स तो बेचारा उनको ही भरना है और तुम तो दो वोट दे के निकाल लोगे यहां से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक इंसान को एक वोट मिलना चाहिए, और जो लुई 16 थे उन्होंने बोल दिया कि नहीं,
चलो जाओ यहाँ से। तो जो 600 लोग थे गुस्से में बाहर निकल गए। बाहर निकल के ठीक है, वर्सेल्स का जो ग्राउंड है वहां पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट है, वहां पर इकट्ठा हो गया और ये सोच लिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी, जब तक ये राजा की पावर को लिमिट नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। फिर उन्होंने वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तब तक बाहर रिवॉल्ट्स वगैरह चल रहे थे, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। और फाइनली लुई 16 को देखो, लुई 16 ने बहुत सारी कोशिश की इनको तोड़ने की, पर लोग जो है वो तो पागल हो चुके थे। लोग बिल्कुल मतलब महल वहल तोड़ के अंदर घुस रहे थे, और जो वहां के जो लोग थे, जो महल के अंदर जो राज कर रहे थे, जो वहां के जो मिनिस्टर्स है, जो नोबल लोग थे, उनको तो बिल्कुल अरेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जेल तोड़ रहे थे लोग। तो ये तो बड़ा काम खराब हो रहा था। तो फिर लुई 16 बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मांगे पूरी कर दूंगा, पर हाँ, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्री कर लिया। इतना होने के बाद चुप नहीं बैठे वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब आसपास के जो आस पड़ोसी के जो देश थे, मैं तुमको कंक्लूजन दे रहा हूँ, थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूँ। तो आस पड़ोस के जो लोग थे, आस पड़ोस के जो राजा थे, उनको लगा कि यार ये तो फ्रेंच में लोग फ्लरिश कर रहे हैं और इन्होंने तो राजा से उनकी पावर भी छीन ली, हमारा कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो लुई 16 ने क्या किया, यहाँ के जो राजा थे उनके साथ में थोड़ा थोड़ा मिल के ऐसे ट्रूप्स भिजवाने चाहिए कि अब मेरे देश के अंदर आके तुम आओ, लड़ाई करो मेरे देश के अंदर आके, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको रोक दो। लुई 16 ने बोला कि मेरे ही देश के डेवलपमेंट रोक दो, ठीक है। तो अब ये बात पहले लीक हो गई, लोगों को पता चल गई नेशनल असेंबली को, तो नेशनल असेंबली ने वोट किया और फिर पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेयर करने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बाहर गए, तो वुमेन को यहाँ पर अकेले रह के सब कुछ देखना पड़ा, तो ये वॉर हुआ, ठीक है। अब वॉर होने के बाद में फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनी, फिर उसके बाद में धीरे से कन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि यार जो हमारे पास में जेकोबिन्स पार्टी थी, जेकोबिन्स जो क्लब था, उसमें जो थे हमारे पास में रॉबर्टस्पियर, वो आए। रॉबर्टस्पियर के रूल्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हर किसी को काट रहे थे वो, ठीक है। लुई 16 को चलो उनका तो समझ में आ गया, बट बाकी जो छोटे मोटे लोग कुछ मतलब कुछ ज्यादा थोड़े बहुत भी जिनको लगता था एनिमी से ज्यादा कुछ ऐसा ट्रायल वगैरह नहीं होता था, डायरेक्ट उनको मौत की सजा सुना दी जाते थे। तो फिर वो जो थे रॉबर्टस्पियर, उन्हीं का ही वो कर दिया गया, मतलब उन्हीं को ही गुलेटिन कर दिया गया, उन्हीं को ही काट दिया गया, उन्हीं का ही सिर काट दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में फिर वापस से ये हो गया कि अब क्या होगा। फिर क्या हुआ, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, दो लेजिस्लेटिव ग्रुप्स बने, और फिर वहां से उन्होंने इलेक्ट करके एक डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया जिसके अंदर 5 लोग थे। अब उन 5 लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो उन 5 में से जो एक नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा तिकड़म निकाला कि चलो मैं तो यहां से अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इसका फायदा उठा के उन्होंने खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। अब डिक्टेटर घोषित कर दिया तो उन्होंने भी बहुत प्रताड़ित किया लोगों को, ठीक है। स्लेवरी फिर से ले आए, वो इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रही। फिर फाइनली नेपोलियन बोनापार्टे को भी 1815 में वाटरलू में डिफीट किया गया। हालांकि कहानी बहुत लंबी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे कंटिन्यू होता है, 10th में तुमको आगे की और चीजें देखने को मिलेंगी, बट अभी के लिए हमारे पास चैप्टर में इतना ही है। तो जो भी आइडिया है ये सब रीड करो ध्यान से। तो ये जो भी दूसरी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, ठीक है, ब्रिटेन से ही लड़ रही थी बहुत सारी, जैसे इंडिया भी थी। तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये आइडियोलॉजी फ्रांस से ही आई, ये वहीं से इंस्पायर हुए बहुत सारे लोग। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी, ठीक है, टीपू सुल्तान राममोहन रॉय ये जो थे, ये वहीं से, तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया, ठीक है। ये वहीं से मतलब वहीं से लोग जो है वो इंस्पायर हुए, ठीक है। यहाँ इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहीं से इंस्पायर हुए, उन्हीं की किताब से इंस्पायर हुए जो वहां के फिलोसोफर्स थे। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने कितना लड़ झगड़ के डेमोक्रेसी लाए, तो लोग इंस्पायर हुए कि हम भी लड़के, हम भी अपने हक की बात करके डेमोक्रेसी ला सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हो, मतलब देख लो इसको। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड इट, ठीक है। बहुत मजा आया होगा तुमको इस सेशन के अंदर। थोड़ी कहानी थी, हो सकता है कि बीच में तुम थोड़ा सा ऊपर से जाने लगा हो, बट तुमको क्या करना है, तुमको फॉर श्योर एनसीईआरटी रीड करना ही करना है, क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी रीड नहीं करते हो तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। बहुत सारी स्लाइड्स यार, 78 स्लाइड्स थी। चलो तो वापस आया तो शुरू में, तो मेक श्योर कि अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कर दो। और जो क्लास में लेने वाला हूं कल 12 जून को, मतलब कल ही, तुम बाद में भी रिकॉर्ड, जैसे मान लो इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तुम रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। तुमको बस कोड यूज करना है PC001। और जो मैथ्स की क्लास है जिसमें हम हेरोन्स फार्मूला पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं, उसमें भी आ जाना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो pilot.in को, और मुझे भी। और विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो जस्ट पढ़ को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।